नमस्कार साथियों। टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता ही होगा कि एमपीपीएससी द्वारा सिलेबस में परिवर्तन कर दिया गया है। तो अब हम इस सिलेबस को देखेंगे। इस सिलेबस में जो परिवर्तन किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे तथा अब आगे की रणनीति क्या बनानी चाहिए उसके बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री के सिलेबस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि प्री में पहले 2 पेपर होते थे, पेपर अभी भी 2 ही होंगे, लेकिन पेपर के अंदर जो सिलेबस है उसमें काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया है। अब पता नहीं आयोग क्या चाहता है छात्रों से, छात्रों को किस असमंजस में डालना चाहता है वो तो आयोग ही जाने। फिर भी सिलेबस चेंज हुआ है तो हमारी रणनीति में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं कि यहाँ पर जो भारत का इतिहास है, अब भारत का इतिहास प्राचीन और मध्यकालीन तक सीमित नहीं रह गया है। भारत के इतिहास में उन्होंने संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियाँ, ऋतसभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, मतलब कि इतना जो पोर्शन है आपका, ये पूरा का पूरा नया ऐड किया गया है। इसके बाद प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, यानी कि अब जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है वह कम आएंगे। क्वेश्चन जो ये वाला आपका पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनेंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी। कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव। तो अभी हम यह केवल एमपी में पढ़ रहे थे कि एमपी के साहित्य, पर्व एवं उत्सव क्या रहते हैं। अब हमें भारत के बारे में अब हमें भारत के बारे में भी पढ़ना होगा। और उसके बाद देखते हैं 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। यह हम अभी भी पढ़ रहे थे, कई आंदोलन वो पूछ रहा था आयोग हमसे, प्री में भी पूछ रहा था, तो इसको हमें यहाँ भी पढ़ने की ज़रूरत होगी। ठीक, तो मोटा मोटा देखें तो यूनिट फर्स्ट में हमारा ये जो पोर्शन है, यह पोर्शन ये नया ऐड किया गया है। इसके बाद हम यूनिट 2 को देखते हैं तो यूनिट 2 लगभग वही है जो पहले थी। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। और यूनिट 3 में हम देखते हैं तो यहाँ पर ये अल्नीनो, लानीना, दक्षिणी दोलन, तो ये ऐड किया गया है यहाँ पर। ठीक, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, तो ये हम कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो अब आयोग भी आपसे, एमपी का आयोग भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखते हैं, हम चौथी यूनिट पर विचार करते हैं। चौथी यूनिट में हम देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश की भूगोल के बारे में हम पहले भी पढ़ रहे थे और इसमें भी वही है। ठीक, 5वीं यूनिट भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। बस ये एक जो लाइन है मध्य प्रदेश में सुशासन, तो मध्य प्रदेश में सुशासन यहाँ पर हमें पढ़ना होगा। और जो आयोग था, आयोग की एक अलग से यूनिट थी, वो इसी में इंक्लूड कर दी गई है आपकी। जो 6वीं यूनिट है आपकी भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, पहले भी हम पढ़ रहे थे। बस यहाँ पर जो आपका है, जो ऐड किया है उन्होंने, वो है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। इसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार। यह हम केवल जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वह मेंस में पढ़ते थे, वो भी भारत के संदर्भ में। अब हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहाँ पर प्री के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, तो काफ़ी बारीकी से ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नवीन प्रवृत्तियाँ, यह भी मेंस से उठाया उन्होंने प्री में। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, यह मेंस में टॉपिक था, अब उन्होंने प्री में इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद वित्तीय संस्थाएं, ये पहले भी थी और ये भारत
कि विदेशी व्यापार की नीतियां एवं G20, सार्क और एशियान। तो ये ऐड किया है इन्होंने 6वीं यूनिट में। 7वीं यूनिट पर आते हैं। 7वीं यूनिट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, 7वीं यूनिट वैसी की वैसी ही है। बस यहाँ पर ये फिर से वो लाइन कि सतत विकास की अवधारणा एवं SDG। तो आयोग को पता नहीं क्या रहता है, क्या देखकर सिलेबस बनाते हैं कि एक ही लाइन या एक ही टॉपिक वो बार बार अलग अलग जगहों पर पुट करते हैं, कि शायद उन्हें या तो सिलेबस बड़ा करना अच्छा लगता होगा कि एक ही लाइन को हम बार बार लिख देंगे तो सिलेबस बड़ा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ भी हम देख चुके हैं सतत विकास की अवधारणा, और यहाँ पर भी इन्होंने सतत विकास की अवधारणा दे दिया है। ठीक, उसके बाद देखते हैं ये आनुवंशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया ये यहाँ पर देख रहे हैं, और प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो यहाँ पर इन्होंने ये 7वीं यूनिट में इसको पहले भी ऐड किया था और यहाँ पे भी है। ठीक, तो ये सेम है, इसमें अंतर नहीं है, बस ये सतत विकास, आनुवंशिक रोग, ये यहाँ पर स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं उन्होंने। 8वीं यूनिट एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। 9वीं यूनिट में चेंज किया है। 9वीं यूनिट में हम देखते हैं। ठीक, तो 9वीं यूनिट में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी। ठीक, तो ये थोड़ी सी लाइन। उसके बाद हम देखते हैं 10वीं यूनिट। तो 10वीं यूनिट पूरी चेंज कर दी है। पहले यहाँ पर आयोग को हम पढ़ते थे, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियाँ विस्तार से पढ़ना होगा आपको, एक एक जनजाति के बारे में डिटेल में और बारीकी से पढ़ना होगा। ठीक, तो जनजातियों का भौगोलिक विस्तार और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मतलब कि वो कहाँ रहती हैं, क्या क्षेत्र है उनका, और संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या योजनाएं उनके बारे में सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या क्या विधियां मध्य प्रदेश सरकार ने उनके द्वारा उनके लिए बनाई हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, घुमंतु जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये हम पहले भी पढ़ रहे थे, अब ये लेकिन एक अलग यूनिट के रूप में पढ़ेंगे। और जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य। ठीक, तो मतलब ये है कि अब यहाँ पर सीधे सीधे 10 से 12 क्वेश्चन आपको जनजातियों से देखने को मिलेंगे। तो पहले पेपर में रणनीति क्या होनी चाहिए? पहले पेपर के लिए आपको जो मध्य प्रदेश की वेबसाइट है, अब उनको बारीकी से देखना होगा। एक एक वेबसाइट पर जाकर सिलेबस से आपको कंटेंट उठाना होगा, सिलेबस का टॉपिक उठाना होगा, और वेबसाइट पे उस टॉपिक से संबंधित जो भी वेबसाइट है, जैसे कि जनजातियां हैं तो जनजातियों से संबंधित वेबसाइट है, सरकार की योजनाओं से संबंधित वेबसाइट है जैसे mygov.in है, ठीक है, CM की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना होगा, वहाँ से आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, और सिलेबस में जो भी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलेंगी वो आपको वहाँ से निकालनी पड़ेंगी। प्री इतना आसान नहीं है, क्योंकि 60 पोस्ट अभी हैं, बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 150 पहुँच जाएंगी, 200 पहुँच सकती हैं, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं बढ़ेंगी। तो प्री के लिए काफ़ी डीप आपको अध्ययन करना पड़ेगा, और यही प्री में जो आप डीप पढ़ेंगे वो आपको मेंस के जो अब जो 2 मार्कर हैं, ठीक है ना, उस पर हम मेंस पे भी चर्चा करेंगे। तो जो 2 मार्कर हैं वो आप जब प्री में अच्छे से पढ़ेंगे तब वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा मेंस का, मुख्य परीक्षा का, वो 3 मार्कर हर किसी से नहीं बने हैं, केवल वही उनको अटेम्प्ट कर पाए हैं जिनका प्री बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक, तो कई किताबें निकली हैं, कई कोचिंगों के 3 मार्कर के नोट्स भी बाजार में थे, लेकिन उनके आसपास भी वो छू नहीं पाए जो आयोग ने पूछे थे। और सेकंड पेपर तो एज इट इज है, क्वालिफाइंग है, लेकिन फॉरेस्ट वालों के लिए इसको करना रहता है, इसमें भी नंबर अच्छे लाने पड़ते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी कट ऑफ बनता है फॉरेस्ट का। तो सेकंड पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक, तो ये फर्स्ट पेपर ये सिलेबस है, इसमें मैंने जो हाईलाइट कर दिया है उसको आप या तो नोट कर लीजिएगा, ये जो चेंज हुए हैं, और उनको तैयार करना शुरू कर दीजिए अभी से। जिनका 23 है मेंस का, जिनका मेंस है 23 का, उनकी बात अलग है, उनको मेंस का ही पढ़ना होगा अभी, और जो
2024 की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से जुट जाइए, ठीक है। तभी आप प्री को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी आयोग की माया आयोग ही जाने, छात्रों को कितना परेशान वो करना चाहता है, इसकी उसको उसने ये बता दिया है सिलेबस देकर कि वह क्या करना चाहता है। छात्र पहले से ही कोर्ट केस आदि चीज़ों में बहुत परेशान है, उलझे हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन हो नहीं रहा है, ठीक। लिस्ट आ जा रही है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, 87-13 में उलझा हुआ है, 13% अलग से परेशान कर रहा है, 13% वालों का कोई अता पता नहीं है, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, उनका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, कोई पता नहीं है। तो मध्य प्रदेश का छात्र परेशान वैसे ही है, लेकिन खैर परेशानी तो मेरा मानना है कि उन्होंने खुद ही मोल ली है छात्रों ने, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाते हैं। आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी होता है। अन्य आयोग में आप देखते हैं कुछ भी चेंज होता है तो छात्र आंदोलन के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ का सीधा साधा छात्र है, आंदोलन नहीं करता है। आयोग जो करेगा उसे हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, ठीक। बाकी मेरी शुभकामनाएं, हम कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे कि प्री का हम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएं आपको कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि प्री निकालना अब आसान नहीं है, ठीक। अगली क्लास में मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।